हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी क्या है, उसके कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी का क्लासिफिकेशन। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट तक क्लास पे बने रहिएगा और कैसी लगी ये टॉपिक आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है चैनल के लिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम सेरेब्रल पाल्सी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेरेब्रल पाल्सी एक ग्रुप है डिसऑर्डर्स का, जिसके अंदर बॉडी के पोस्चर जो है इफेक्ट करते हैं। हमारे चलने का, हमारे बैठने का, हमारा खाने खाने का, हर एक जो एक्टिविटी है उसका पर्टिकुलर एक परफेक्ट पोस्चर है। तो जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे हैं उनके वो पोस्चर जो है वो इफेक्ट होते हैं, यानी सही तरीके से वो पोस्चर नहीं दिखाई देते हैं। सेकंड आता है मसल्स मूवमेंट्स जो है इफेक्ट होते हैं। मसल्स मूवमेंट यानी हमारे लिम्स जो हैं वो हर तरीके से मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ मसल्स। हमारे मसल्स में अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो मूवमेंट भी हमारा इफेक्ट करेगा। तो यानी पर्सन्स जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं उनमें मसल्स मूवमेंट में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम मिलती है। ये कोऑर्डिनेशन यानी आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, यहाँ जहाँ आंखें देख रही हैं वहां पर जो है लिम्स काम नहीं कर रहे, वहां पे मूवमेंट नहीं हो पा रही है, एक पर्सन कहीं रहा है और हैंड कहीं चल रहा है। या हमारा कोऑर्डिनेशन हो सकता है ब्रेन से। हमारा हैंड हिलता है, हम चाहते हैं कि हम ये ऑब्जेक्ट उठाएं, तो ये क्या होता है, हमारा ब्रेन से कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है मुझे, वो ऑब्जेक्ट का जो है मैसेज हमारी आईज देखती हैं। आईज देखने के बाद ब्रेन तक मैसेज जाता है। ब्रेन तक मैसेज जाता है कि उसे मुझे ऑब्जेक्ट उठाना है। वो उठाने के लिए मेरा हैंड काम करता है और उस ऑब्जेक्ट तक जाता है, होल्ड करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। ब्रेन तो सोच रहा है कि वो ऑब्जेक्ट उठाने का, लेकिन जो मेरा हैंड है वो काम नहीं कर रहा है, उस तक सही तरीके से नहीं जा रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम जो है सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में देखने को मिलती है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू डैमेज इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इन द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। जब ब्रेन के अंदर जो है किसी तरीके का डैमेज हो सकता है, किसी ब्रेन का जो पार्ट है वो सही तरीके से फंक्शन ना कर रहा हो, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन ब्रेन में डैमेज होने, या ब्रेन में सही तरीके से डेवलपमेंट ना होना, या नर्वस सिस्टम अगर प्रॉब्लम होती है, तो इन तीन की वजह से हो सकता है कि उस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद जो है सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन और पाल्सी का मतलब होता है वीकनेस। और ये जो है वीकनेस जो है मसल्स को के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी को 19वीं सेंचुरी के अंदर जो है विलियम जॉन लिटिल द्वारा जो है पहचाना गया था। और स्पास्टिक डिप्लेजिया को पहले जो है लिटिल डिसीज के नाम से, यानी जिन्होंने जॉन लिटिल ने जो है उसको पहचाना था, इसलिए उसी के नाम से जो है उसका नाम पड़ गया था, लिटिल डिसीज के नाम से उसे जाना जाता था। फर्स्ट टाइम विलियम ऑसलर ने जो है इसको नाम दिया था सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा उसका इंसिडेंस ऑफ प्रिवलेंस रहता है। 323 में से एक बच्चा जो है सेरेब्रल पाल्सी होता है अकॉर्डिंग टू सीडीसी। सीडीसी क्या है? हमारा इंटरनेशनल लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जो हमारा डाटा कलेक्ट करती है कि सेरेब्रल पाल्सी अदर डिसीज की भी बात करती है कि कितना जो है इंसिडेंस रह सकता है, प्रिवलेंस रह सकता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है सीडीसी के अकॉर्डिंग जो है 323 में से एक बच्चा जो है, चाइल्डहुड बच्चा जो है, वो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित होता है। और सेरेब्रल पाल्सी को मोटर डिसेबिलिटी भी बोला जाता है, क्योंकि अधिकतर
सेरेब्रल पाल्सी में मोटर डिसेबिलिटी ही देखने को मिलती है, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी की डेफिनेशन, नेशनल ट्रस्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। यहाँ पर जब बात की जाती है सेरेब्रल पाल्सी की तो सबसे पहले हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर लोकोमोटर को जो है इंक्लूड किया गया था। लोकोमोटर जो है वो सेरेब्रल पाल्सी का एक एग्जाम्पल है उसका। तो एक तरीके से कह सकती हूँ कि सेरेब्रल पाल्सी के अंदर जो है डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली वो पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर भी था। लेकिन जब नेशनल ट्रस्ट आया और उसके अंदर सीपी को स्पेसिफिक ऐड किया गया, उसके अंदर जो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के अंदर जो है डेफिनेशन दी गई इसकी, वो क्या कहती है हम देखते हैं। Cerebral palsy means a group or non-progressive condition of a person characterized by abnormal motor control and posture resulting from brain insult of injuries occurring in the prenatal, perinatal और infant period of development। सेरेब्रल पाल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है। नॉन प्रोग्रेसिव यानी वो बढ़ती नहीं आगे, यानी एक पर्सन जो बच्चा जो है अगर वो पैदा हुआ है सेरेब्रल पाल्सी के साथ, कंडीशन के साथ, अगर उस टाइम पे उसको 30% अगर लॉस है सेरेब्रल पाल्सी का, तो वो आगे चल के भी 30% ही रहेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्रस्ट यहाँ पर जो है बोला गया है नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, साथ ही साथ उसकी वजह से जो है सेरेब्रल पाल्सी की वजह से अबनॉर्मल मोटर कंट्रोल दिखाई देता है, यानी मोटर के अंदर कंट्रोल जो है वो अबनॉर्मल होता है। साथ ही पोस्चर एबिलिटी भी सही नहीं होती है। और ये क्या होता है, रिजल्ट किसकी वजह से होता है, ब्रेन में किसी तरीके की इंजरी होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, या उसका सही तरीके से ब्रेन डेवलप ना होने की वजह से। और ये किस पीरियड में होता है, प्रीनेटल, पेरीनेटल और इन्फेंट पीरियड, यानी जब बच्चा होता है 1 साल का या 2 साल का, तब जो है वो इन्फेंट पीरियड में हो जाता है। इन्फेंट पीरियड जो है बेसिकली 1 ईयर का होता है, लेकिन कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसे आगे भी कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर 2016। उसके बाद जो है यहाँ पर भी सेरेब्रल पाल्सी को ऐड किया गया और उसकी डेफिनेशन दी गई। बेसिकली ये सेम ही थी, लेकिन कुछ वर्ड्स को उन्होंने चेंज किया है, देख लेते हैं। सेरेब्रल पाल्सी मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन affect body movement and muscles coordinations caused by damage to one or more specific area of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth। यहाँ पर जब सेरेब्रल पाल्सी की सेम वही कह रखा है, एक ग्रुप है जो नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इस ग्रुप के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे वो नॉन प्रोग्रेसिव है, साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी ब्रेन से रिलेटेड एरियाज जो इफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उसी डिसऑर्डर्स को यहाँ पे एक साथ ग्रुप के अंदर रखा गया है। इसके बाद बात करता है इफेक्ट होता है न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन की वजह से, सेरेब्रल पाल्सी की वजह से इफेक्ट होता है बॉडी मूवमेंट और मसल्स कोऑर्डिनेशन। और बिकॉज ऑफ रीजन क्या बताया गया है, डैमेज, एक या एक से ज्यादा अगर कोई ब्रेन का पार्ट डैमेज होता है उसकी वजह से हो सकता है। और ये जो है और डैमेज किस दौरान हो सकता है, बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी पैदा होने से पहले, पैदा होते वक्त या बर्थ होने के कुछ टाइम के बाद जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा। अब यहाँ पर जो बात कर रखी है, पहले इन्फेंट पीरियड दे रखा था, अब यहाँ शॉर्टली आफ्टर बर्थ जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेरेब्रल पाल्सी के क्लासिफिकेशन की ओर। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन ब्रेन इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग है। हमारे जैसे जैसे ब्रेन का पार्ट जो डैमेज होता है उस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, उस बेहाफ पे जो है वो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट, जिसमें पहले है स्पास्टिक, एथॉइड, अटेक्सिया, मिक्स्ड। ये आपके 4 टाइप्स दिखाई देते हैं।
उसके बाद जो है ये लिम्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है कि लिम्स जिस तरीके से इफेक्ट करते हैं, जिस तरीके से आपको दिखाई देंगे, उसके आधार पर नाम दे रखे हैं। मोनोप्लीजिया, डायप्लीजिया, पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, ट्राइप्लीजिया, क्वाड्रप्लीजिया। उसके बाद लास्ट हमारा जो है क्लासिफिकेशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन, सेकंड हमारा है मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके अंदर रिलेटेड टू फाइन मोटर के बारे में बात की गई है। थर्ड जो है हमारा कम्युनिकेशन फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ पे कम्युनिकेशन के आधार पर जो है उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है स्पास्टिक इम्पेयरमेंट आता है और ये स्पास्टिक इम्पेयरमेंट किस क्लासिफिकेशन के अंदर है? ऑन बेसिस ऑफ ब्रेन इम्पेयरमेंट। ब्रेन का पर्टिकुलर कोई एक पार्ट जो है खराब होने की वजह से, या कह सकते हैं फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ सबसे पहला है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी सबसे ज़्यादा सीपी में देखने को मिलता है। 80% तक जो बच्चे होते हैं स्पास्टिक ही होते हैं अकॉर्डिंग टू CDC। यहाँ पर जो है मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है मसल स्टोन जब इंक्रीज हो जाता है और बच्चों को जो है प्रॉब्लम होती है मूवमेंट करने में। यहाँ मूवमेंट जो है ऑकवर्ड हो जाता है चलने में। आपके हैंड जो है अगर मसल स्टिफ है वहाँ की, तो वो सीधा नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, उस पे जो है सीधा करने में दिक्कत होगी, किसी चीज़ को होल्ड करने में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें जो है ये डेली लाइफ एक्टिविटी में इफ़ेक्ट करती हैं। और स्पास्टिक जो है पर्टिकुलर ब्रेन के कौन से एरिया की वजह से होता है? आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो बॉडी का जो मसल्स है वो इन बच्चों में स्टिफ देखने को मिलता है, यानी जो ये मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा जो है हार्ड हो जाती हैं। अपने अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट आप नहीं करवा पाओगे उस पर्सन की। हाँ, अगर कुछ थेरेपीज वगैरह होती हैं तो ये मसल्स में जो है हम लोग स्टिफ की जगह थोड़ा सा स्टिफनेस जो है हम लोग ले आते हैं, लेकिन विदाउट अगर बात करें थेरेपीज के तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं। उनको अपनी अकॉर्डिंग जो है उनको बॉडी को मूव करना, उस पार्ट को मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी की वजह से उनकी सिटिंग, उनकी स्टैंडिंग, उनकी वॉकिंग में भी ऑकवर्डपन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, जिसको हम डिस्किनेटिक सेरेब्रल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो है बेसिकली बेंसिल गांग्लिया जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, और बेंसिल गांग्लिया का वर्क ही है हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करना। तो यहाँ पर जो है जो पर्सन्स की जो है वो जो मसल्स होती हैं बिल्कुल लूज होती हैं, जिसकी वजह से जो है सही तरीके से वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। और बेसिकली जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, स्पेसिफिक जो एथॉइड से ग्रसित होते हैं, उनको कंट्रोलिंग में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि मसल्स इतनी लूज होती हैं कि वो मसल चाह कर भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है उनकी चाहे लेग की मूवमेंट हो जाए, यानी मोबिलिटी में दिक्कत होती है, सिटिंग में, वॉकिंग में, जितने भी मूवमेंट्स होती हैं वो दिक्कत होती है। उनकी मूवमेंट में जो कंट्रोल होता है वो सही तरीके से नहीं होता, जिसकी कुछ बच्चों में ये चीज़ भी देखने को मिलती है। खाना खाने में उनको दिक्कत होती है, जो अंदर निगल नहीं पाते हैं। बात करने में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सकिंग करने में दिक्कत, ईटिंग च्यूइंग करने में दिक्कत, स्वेलो करने में दिक्कत, ये जो है प्रॉब्लम उसकी डेली लाइफ में इसी वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है एटेक्सिया। एटेक्सिया जो है हमारे जो ब्रेन है, सेरेब्रम जो है उसके डिसफंक्शन होने की वजह से होता है। और सेरेब्रम जो है वो हमारे बॉडी के जो है कोऑर्डिनेशन में, बैलेंसिंग में जो है सपोर्ट करता है, हमें वर्क करता है। अब जब उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से जो है बॉडी का जो बैलेंस है वो सही तरीके से नहीं बन पाता,
ब्रेन के साथ उसका कोऑर्डिनेशन जो है सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये पर्सन्स की जो मूवमेंट है वॉकिंग चलने में या किसी चीज़ को होल्ड करने में या किसी ऑब्जेक्ट तक अपने हाथ पहुंचाने में बैलेंस जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से राइटिंग में इनके क्या होता है, बहुत स्लो मूवमेंट होती है, किसी भी काम को बहुत स्पीडली नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स सेरेब्रल पाल्सी। इसके अंदर किसी भी दो टाइप जो है मिक्स हो सकते हैं, यानी पर्टिकुलर एक किसी फंक्शन ज़रूरी नहीं है बॉडी का, सॉरी ब्रेन का जो है एक पार्ट जो है पर्टिकुलर नहीं हो सकता है, सेरेब्रम और बेंसल गांग्लिया दोनों ही प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई भी दो जो है टाइप मिक्स हो जाते हैं तो उसको मिक्स सेरेब्रल पाल्सी के अंदर रखा जाता है। हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे बढ़ रहे हैं और ये क्लासिफिकेशन जो है लिम्स के आधार पर है कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है इफेक्टेड है उसके आधार पर है। सबसे पहला है मोनोप्लीजिया। मोनोप्लीजिया पर्टिकुलर किसी एक बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। यूजुअली ये इफेक्ट जो है आर्म में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है स्पेसिफिक आर्म में ही होगा, किसी और अदर पार्ट में भी देख सकते हैं। कोई एक बॉडी पार्ट जो है हार्म करता है तो उसको मोनोप्लीजिया कहते हैं। हेमीप्लीजिया जो होता है पूरा हमारा बॉडी का हाफ साइड, लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है, कोई भी एक बॉडी का पार्ट जो है वो हमारा हाफ साइड का जो है वो इफेक्टेड होता है, ऐसे उसको हम हेमीप्लीजिया कहते हैं। डायप्लीजिया जिसको हम पैराप्लीजिया के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो हमारे पैर्स होते हैं, अपर जो हमारा होता है, अपर लिम्स जो होते हैं उसमें कम इफेक्ट देखने को मिलता है, जो हमारा लोअर लिम्स होते हैं यानी पैर्स और हिप जो होते हैं हमारा ज़्यादा इफेक्टेड होता है। उसके बाद आता है क्वाड्रप्लीजिया। इसके अंदर पूरे बॉडी, होल बॉडी जो है इफेक्टेड होती है और पूरी बॉडी के अंदर जो है सेरेब्रल पाल्सी से जो बच्चे ग्रसित होते हैं इफेक्टेड और उसके करेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। साथ ही एक और हमने अभी पढ़ा था ट्राइप्लीजिया। ट्राइप्लीजिया के अंदर तीन बॉडी पार्ट जो है वो किसी तरीके के इफेक्ट होते हैं। तीन हो सकता है, दोनों पैर, ऊपर एक आर्म हो सकता है, दोनों आर्म्स हो, एक लेग हो, तो किसी भी तरीके के कोई तीन लिम्स जो हैं वो इफेक्टेड होते हैं, उसको ट्राइप्लीजिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला हमारा ग्रॉस मोटर के आधार पे, दूसरा फाइन मोटर के आधार पे और तीसरा जो है कम्युनिकेशन के आधार पर किया गया है। और तीनों में 5 लेवल्स डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है ग्रॉस मोटर के आधार पे, मोबिलिटी के आधार पे। सबसे पहला वॉक, जो एक पहले लेवल में एक बच्चा जो वॉक कर लेता है लेकिन उसे किसी तरीके की लिमिटेशन नहीं आती, वो स्टेयर्स भी चढ़ लेता है। सेकेंड आता है कि पर्सन जो है वॉक करता है लेकिन कुछ उसे दिक्कत आती है, जिसमें हम अगर बैरियर फ्री इन्वायरमेंट्स दें यानी उसे हैंडल दे दें अगर सपोर्ट के लिए, उसे ग्रिल को पकड़ के वो कर लेता है, लेकिन फ्लैट सरफेस पे वो सही चल लेता है। थर्ड लेवल के अंदर जो है वो हैंड हैंडल्स मोबिलिटी डिवाइस, यानी जो हाथ से यूज होते हैं डिवाइस, उनका यूज करते हुए वॉक कर लेता है, लाइक बैसाखी वगैरह। उसके बाद जो है फोर्थ लेवल के अंदर सेल्फ मोबिलिटी होती है इन पर्सन्स के अंदर, लेकिन लिमिटेशंस होती हैं, यानी इन्हें जो है पावर्ड यानी फुल ऑटोमेटिक डिवाइस चाहिए होते हैं और फुली बैरियर फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपको पता है कि व्हील चेयर्स आती हैं, फुली इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, उन्हें करके वो सेल्फ मोबिलिटी तो हो जाती है, लेकिन जो है रैंप उनको चाहिए होती है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। तो इस तरीके से जो है सेल्फ मोबिलिटी आ जाती है पावर्ड मोबिलिटी डिवाइसेस से, लेकिन उनमें कुछ लिमिटेशन होती है, स्टेयर्स वो नहीं चढ़ पाते हैं, जिसमें उन्हें बैरियर फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होता है। फिफ्थ आता है ट्रांसपोर्टेड इन अ मैनुअल व्हील चेयर। यहाँ पर जो है ऐसी व्हील चेयर चाहिए होती है, इन पर्सन पूरे फुल्ली दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक पर्सन से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए व्हील चेयर्स का यूज किया जाता है, और व्हील चेयर जो है वो अदर पर्सन जो है यूज कर रहा होता है, मतलब वो कहने का मतलब यूज नहीं कहूंगी कि ये कह सकती हूँ कि वो ही उसको इधर से उधर लेकर जा रहा है।
देखिए, जहाँ अभी अब हमने बात की थी कि ग्रॉस मोटर के आधार पे फंक्शंस किया जाता है, सेम वही चीज़ दिखा रखी है लेवल 1 कि पर्सन जो है, एक बच्चा जो है स्टेज भी सही चढ़ रहा है और नॉर्मल वॉक भी कर रहा है। सेकंड लेवल में कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन वो जो है कुछ लिमिटेशन जो है, अगर वो उससे पकड़ के कर ले, ग्रिल को पकड़ के, तो वो स्मूथली कर लेता है उस काम को। थर्ड में जो है हैंड से जो चल पा रहे हैं डिवाइस, उन डिवाइसेस का यूज करके जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। फोर्थ जो है, लेकिन कुछ बैरियर्स आते हैं थर्ड वाले में कि स्टेयर्स पे चढ़ना जो है दिक्कत होती है। ऐसे ही फोर्थ में जो है हैंड डिवाइस भी चाहिए होते हैं, साथ ही जो है मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक एड्स जो है चाहिए होते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरीके से डिवाइस चाहिए होते हैं। और फिफ्थ लेवल के अंदर वो पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है एक अदर पर्सन में, चाहे वो डिवाइसेस भी अगर दे दिए जाए तो भी वो खुद से उसे कैरी नहीं कर पाता है, चला नहीं पाता है। नेक्स्ट आता है फाइन मोटर से रिलेटेड। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट को होल्ड करने से रिलेटेड या उठाने से रिलेटेड बात कही गई है, उसके आधार पे डिवाइड किया गया है 5 लेवल में। सबसे पहले लेवल में बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती, वो हैंडल्स को जो है सही तरीके से पकड़ लेता है, ऑब्जेक्ट को सही तरीके से होल्ड कर लेता है। दूसरे लेवल के अंदर जो है अधिकतर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो है कुछ ऑब्जेक्ट हैंडल नहीं कर पाता है, लेकिन जो हैंडल कर लेता है उसके भी क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होती है, वो अच्छी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है हो सकता है कि उसके हाथ से छूट भी जाती हैं कभी कभी। थर्ड लेवल के अंदर जो है उसे डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। उसके लिए हम कुछ एक्टिविटी जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे ज़रूरत होती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट जो है उसे होल्ड करवाना है, अगर वो पतला है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि पतला कोई बॉल ना उसे होल्ड करवा के थोड़ा बड़ा जो है ऑब्जेक्ट या बॉल उसको वो प्रोवाइड करूं, जिससे वो इजीली उसको कर सके। यानी मुझे एक्टिविटी को मॉडिफाई करना होता है। फोर्थ लेवल के अंदर बच्चे को किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली वो हैंडल नहीं कर पाता है, उसे बहुत सारी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मुझे उसको अडेप्टिव डिवाइसेस या अडेप्टिव सिचुएशंस जो है मुझे प्रोवाइड करनी होती हैं। लास्ट आता है कि ये जो पर्सन है पूरी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर सकते हैं, उन्हें दिक्कत आती है, सीवियर केस होते हैं ये, इनको किसी भी चीज़ को होल्ड करने में बहुत दिक्कत आती है। इवन कि कोई सिंपल सा कोई एक्शन हो वो भी करने में उनको दिक्कत आती है। लास्ट आते हैं कम्युनिकेशन के आधार पर। इसके अंदर सबसे पहले लेवल के अंदर वो अपनी बात को दूसरे पे पहुंचा भी पूरी तरीके से सकते हैं, रिसीव भी कर लेते हैं, यानी दूसरों की बातें बिल्कुल अच्छे से समझ भी लेते हैं। वो चाहे फैमिली पर्सन हो या फैमिली के बाहर का पर्सन हो, डिफरेंट सिचुएशन या फैमिली सिचुएशन के अंदर या अनफैमिलियर सिचुएशन के अंदर भी वो कम्युनिकेशन कर लेते हैं। सेकंड लेवल के अंदर जो है सेम वही रहता है कि सेंडर रिसीव यानी उनका एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव जो है बिल्कुल कम्युनिकेशन सही होता है, लेकिन जो है अब फैमिलियर और अनफैमिलियर दोनों सिचुएशन में वो काम कर लेते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, लेकिन जो है उन्हें बात करने का जो वे रहता है वो स्लोअर रहता है रेदर देन फर्स्ट लेवल के साथ। फिर हम बात करते हैं थर्ड लेवल की। यहाँ पर जो है सेंडर और रिसीवर इफेक्टिव तो रहता है, लेकिन फैमिलियर सिचुएशंस के अंदर ही वो सही तरीके से बात कर सकते हैं। अनफैमिलियर पर्सन या सिचुएशन के अंदर जो है वो बात नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ लेवल के अंदर जो है सेंड और रिसीवर जो है वो कर लेते हैं फैमिलियर पर्सन्स के साथ, पर जो है उनका जो कंसिस्टेंट
होता है वो सही नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट रहता है, यानी हर जहां उनको ज़रूरत है वो हर जगह पे बात नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनका बात करना रहता है। लास्ट सिचुएशन जो है वो अपनी बात को दूसरे तक ये पहुंचा तो लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी रहता है, वो भी फैमिली जो सिचुएशन या फैमिली पर्सन है उनके साथ ही ये रहता है। उसके लिए वो कई बार पॉइंट आउट जैसी चीजों का यूज करते हैं, गेस्चर का ही जो है यूज करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। सेरेब्रल पाल्सी क्या है उसके बारे में आपने जाना होगा, और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है सेरेब्रल पाल्सी का तो वो भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है या कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से जल्दी से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। शुक्रिया, नमस्कार।